नमस्कार। प्राचीन भारत में 8 अलग अलग प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। सूत्र साहित्य से ऐसा पता चलता है। सूत्र साहित्य से पता चलता है कि प्राचीन भारत में 8 अलग अलग प्रकार के विवाहों का प्रचलन था और साथ ही एक व्यक्ति के जीवन में 16 प्रकार के संस्कार पूरे किए जाते थे। आइए हम 8 विवाहों और 16 प्रकार के संस्कारों का अध्ययन करते हैं। सूत्र साहित्य गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन आया है। हम जब वेदांत पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि कल्प सूत्र के 3 भाग हैं, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र और धर्म सूत्र, है ना। तो उसे हम सूत्र साहित्य कहते हैं। तो 8 अलग अलग प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है किसमें? गृह सूत्र में। याद करिएगा, लाल कलर से इसीलिए लिखा हुआ है। पहला ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम प्रकार की विवाह था। इसमें कन्या का पिता वर को अपने घर पर बुलाता था और विधिवत मंत्रोच्चारण या विधिवत मंत्रोच्चार के पश्चात उसे अपनी कन्या सौंप देता था, अर्थात उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था। ब्रह्म विवाह आज भी प्रचलित है। ऐसा ही तो होता है समाज में। कन्या का पिता वर को विधिवत बुलाता है और मंत्रोच्चार के पश्चात उसे अपनी कन्या का विवाह करता है। इसे हम आज अरेंज मैरिज कहते हैं, है ना। दैव विवाह। दैव विवाह क्या था? दैव विवाह में कन्या का पिता अपने घर पर यज्ञ का संपादन करता था। ठीक है, ब्राह्मणों को बुलाता था और अपने घर पर यज्ञ का संपादन करता था। जो भी ब्राह्मण यज्ञ का संपादन बेहतर ढंग से करता था, मंत्रोच्चार और यज्ञ का संपादन बेहतर ढंग से करता था, कन्या का पिता उसे अपनी कन्या सौंप देता था, अर्थात उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था। ठीक है, ये हो गया दैव विवाह। प्रजापत्य विवाह। कन्या का पिता वर से एक तरह की वचनबद्धता लेता था। कैसी वचनबद्धता? कर्तव्यों के निर्वाह की अंत तक। ठीक है, कन्या का पिता वर से एक तरह की वचनबद्धता लेता था और इसके बाद उसे अपनी कन्या का विवाह कर देता था। कैसी वचनबद्धता? कर्तव्यों के निर्वाह की। उसे हम क्या कहते हैं? प्रजापत्य विवाह। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह एक तरह से प्रेम विवाह था। इसमें माता पिता को विवाह की अनुमति नहीं होती थी। नेक्स्ट, आर्ष विवाह। पिता वर से धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए, जो कन्या का पिता था, धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए या धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए वर से एक जोड़ी गाय या बैल लेता था और इसके बदले में उसे अपनी कन्या सौंप देता था। बदले में नहीं कह सकते। कन्या का पिता वर से एक जोड़ी गाय या बैल लेकर उसे अपनी कन्या सौंप देता था। गाय या बैल लेने का उद्देश्य धार्मिक कार्यों का संपादन करना होता था। इसे हम आर्ष विवाह कहते हैं। अगला है असुर विवाह। असुर विवाह एक तरह से कन्या की बिक्री थी। ये सब पूछे गए हैं बारी बारी, जीएस में भी। असुर विवाह एक तरह से कन्या की बिक्री थी। इसमें कन्या का पिता कन्या का मूल्य लेता था वर से और उसे अपनी कन्या सौंप देता था, अर्थात उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था। प्रश्न, विवाह के किस प्रकार में कन्या का पिता वर से मूल्य प्राप्त करता था? असुर विवाह में विवाह के किस प्रकार में कन्या के पिता वर से एक जोड़ी गाय या बैल लेता था धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए? आर्ष विवाह में। ठीक है, आर्ष और असुर, इसीलिए इनको हमने एक साथ लिखा है। इसमें एक जोड़ी बैल और इसमें पूरा मूल्य लिया जाता था। वास्तव में कन्या की बिक्री होती थी। प्राचीन भारत इतिहास में भी इसे विवाह का रूप दे दिया गया था, क्योंकि आखिर में वर कन्या प्राप्त करता है, उसके साथ जीवन निर्वाह करेगा, तो वो एक विवाह ही तो है। नेक्स्ट, राक्षस विवाह। ये कन्या का अपहरण कर लिया जाता था। जैसे कि जो शक्तिशाली लोग हैं, उन्हें कोई कन्या पसंद आई तो सीधे उठा ले जाते थे। ये भी विवाह का एक रूप होता था। हालांकि ये निंदनीय था, आमतौर पर प्रचलित नहीं था। राक्षस विवाह कहते थे। पैशाच विवाह, ये विवाह का सबसे निकृष्ट रूप था, सबसे घटिया रूप था। इसमें बलपूर्वक संबंध बनाकर विवाह किया जाता था। ठीक है, विवाह के जो 8 प्रकार हैं, उसमें ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य को मान्यता प्राप्त थी।
यानी शास्त्र सम्मत थे। विवाह के 8 प्रकार में याद करिएगा, ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य शास्त्र सम्मत थे, अर्थात शास्त्रों में इसकी अनुमति थी। इन चारों प्रकार के विवाहों में तलाक अथवा विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं थी। शेष चारों प्रकार के विवाह शास्त्र सम्मत नहीं थे। ये चारों शास्त्र सम्मत थे। शेष चारों प्रकार के विवाह शास्त्र सम्मत नहीं थे, शास्त्रों में उनकी अनुमति नहीं थी। इनमें विवाह विच्छेद किया जा सकता था। ध्यान दीजिएगा, गंधर्व विवाह जो प्रेम विवाह की कोटि में आता है, इसको शास्त्रों में अनुमति नहीं मिली थी, शास्त्र सम्मत नहीं था उस समय गंधर्व विवाह। नेक्स्ट, 16 संस्कार। गृह सूत्रों में ही 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, साथ ही गृह सूत्रों में ही 16 संस्कारों का, ये प्रकार नहीं कहेंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार संपादित किए जाते थे, यानी तो कहेंगे गृह सूत्रों में 16 संस्कारों का उल्लेख है जो व्यक्ति के जीवन में उसके जन्म से पूर्व से लेकर मरण के पश्चात तक चलते रहते। ठीक है, ये 16 संस्कार, गृह सूत्र में 16 संस्कारों का उल्लेख है। संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार अर्थात शुद्धिकरण। ये 16 संस्कार व्यक्ति के जीवन में उसके जन्म के पूर्व से लेकर, यानी जन्म के पहले से ही स्टार्ट हो जाते थे संस्कार, और मृत्यु के बाद तक चलते रहते थे। आइए 16 संस्कारों पर एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। 5 मिनट लगेंगे। सवाल पूछे जाते हैं, जो खास खास हैं उसको हम इंगित कर देंगे कि यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। गर्भाधान पहला संस्कार था, ये जन्म के पहले का संस्कार था। व्यक्ति का जन्म नहीं होता था, उसके पहले का संस्कार था, उसी व्यक्ति के लिए जिसका जन्म अभी नहीं हुआ है। गर्भाधान, जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता था उसे गर्भाधान संस्कार कहते थे। दूसरा, पुंसवन, गर्भ के तीसरे महीने में पुत्र प्राप्ति की कामना करने के लिए, गर्भ के तीसरे महीने में पुत्र प्राप्ति की कामना करने के लिए। तीसरा, सीमांतोनयन, गर्भिणी को जो गर्भ धारण करने वाली जो स्त्री होती थी या माँ, तो गर्भिणी को अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए, जैसे भूत प्रेतों से, नजर लगना, जादू टोना, इन सब चीजों से बचाने के लिए सीमांतोनयन संस्कार किया जाता था। नेक्स्ट, जात कर्म, बालक के जन्म को ही जात कर्म संस्कार कहा जाता था। बालक का जन्म जो हुआ उस समय उसे जात कर्म संस्कार कहा जाता था, यानी बालक के जन्म के अवसर पर। ठीक है। नेक्स्ट, नामकरण संस्कार, 10वें दिन, जन्म के बाद 10वें दिन बालक का नामकरण किया जाता था। निष्क्रमण संस्कार, बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था, धूप में ले जाया जाता था। पहली बार वो सूर्य के दर्शन यानी धूप प्राप्त करता था, पहली बार। निष्क्रमण संस्कार में पहली बार बालक आंगन के बाहर निकलता था। नेक्स्ट, अन्नप्राशन, बालक को पहली बार जब अन्न चखाया जाता था, अनाज चखाया जाता था, तो उस अवसर पर अन्नप्राशन संस्कार किया जाता था। 6ठे महीने में आमतौर पर किया जाता था अन्नप्राशन। चूड़ाकरण, पहली बार बालक के बाल काट दिए जाते थे। पहली बार बालक के बाल काटने जाने के अवसर पर चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था, या चूड़ाकर्म संस्कार के अवसर पर पहली बार बालक के बाल काटे जाते थे। यह संस्कार पहले या तीसरे वर्ष में आमतौर पर किया जाता था, या तो पहले वर्ष में या फिर तीसरे वर्ष में। ठीक है। नेक्स्ट, कर्ण भेदन, कर्ण माने कान होता है, नाम से ही जाहिर है। पहली बार कान छेदा जाता था बालक का, कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। विद्यारंभ, 5वें वर्ष किया जाता था, जन्म के 5वें वर्ष। वास्तव में विद्या प्रारंभ नहीं होती थी बच्चे की, उसे शिक्षा नहीं दिया जाता था, एक तरह का नाम मात्र का संस्कार होता था। उसके सामने वेद रख के पूजा पाठ वगैरह कर दिया जाता था। तो ये 5वें वर्ष में होता था। बालक का जो शिक्षा प्रारंभ था वो उपनयन संस्कार से होता था, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। तो उपनयन संस्कार के बाद ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था, यानी बालक उपनयन संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था, अर्थात बालक यज्ञोपवीत जो जनेऊ होता है, जनेऊ
बालक यज्ञोपवीत धारण करके गुरु के पास उसके आश्रम में चला जाता था। अर्थात उपनयन संस्कार शिक्षा प्राप्ति या विद्या अध्ययन से संबंधित था, है ना। शिक्षा प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति अथवा विद्या अध्ययन से संबंधित था। उपनयन संस्कार से ही ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती थी। उपनयन संस्कार केवल शुरू के 3 वर्णों में ही मान्य था। शूद्रों से बाद में उसका अधिकार छीन लिया गया था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का भी उपनयन संस्कार किया जाना मना कर दिया गया था। वेदारंभ, गुरु आश्रम में पहुंचने के बाद जब बालक पहली बार वेदों का पाठ प्रारंभ करता था, ठीक है, वेदारंभ संस्कार के अवसर पर गुरु आश्रम में पहुंचने के बाद विद्यार्थी पहली बार वेदों का पाठ प्रारंभ करता था। नेक्स्ट, केशांत संस्कार, गुरु आश्रम में बालक का पहली बार दाढ़ी मूछ बनाया जाता था, उसे हम कहते हैं केशांत संस्कार। बाल कटवाया जाता था, इसे चूड़ाकरण कहते हैं, ठीक है। और पहले या तीसरे वर्ष में, जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में चूड़ाकरण, बाल काटा जाता था। केशांत जो था गुरु आश्रम में होता था और इसमें दाढ़ी मूछ हटा दिया जाता था। नेक्स्ट, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर जब बालक घर जाता था तो घर जाने के ठीक पहले यानी ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर गुरु द्वारा विद्यार्थी का समावर्तन संस्कार होता था। इससे स्नान संस्कार भी कहते थे। क्यों? क्योंकि गुरु बालक का इस अवसर पर स्नान कराता था। वास्तव में स्नान कराना ही समावर्तन संस्कार था। स्नान के बाद विद्यार्थी को स्नातक कहा जाता था। समावर्तन संस्कार के पश्चात बालक घर चला जाता था। लिखा है, गुरु द्वारा संपन्न कराया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के बाद घर लौटने के पहले यह संस्कार संपन्न कराया जाता था। इसे स्नान भी कहा जाता है क्योंकि इस अवसर पर स्नान एक महत्वपूर्ण क्रिया थी। स्नान के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता था। नेक्स्ट, विवाह संस्कार। घर पहुंचने पर विवाह संस्कार के बाद, विवाह संस्कार संपन्न होने पर स्नातक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। विवाह संस्कार के बाद स्नातक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। ठीक, गृहस्थ आश्रम आप चारों आश्रम पढ़ चुके हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, अंत्येष्टि संस्कार। विवाह संस्कार के बाद सीधे अंत्येष्टि संस्कार होता था। ये अंतिम संस्कार था। इसके बाद व्यक्ति के जीवन में कोई संस्कार नहीं होता है। ये हो गया 8 प्रकार के विवाह और 16 संस्कार। प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति से संबंधित जो चीजें हैं वो हमेशा महत्वपूर्ण रही हैं परीक्षाओं के लिहाज से। समाज और संस्कृति से संबंधित चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत ही छोटा एरिया है और सवालों के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। तो प्राचीन भारत का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हुआ। इसके बाद हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रवेश करने वाले हैं। नमस्कार।